मैंने आपको कुछ होम असाइनमेंट्स दिए थे, राइट? क्लास वर्क नंबर 23 एंड 25 में से। जी बेटा, आज खत्म हो जाएगा ये प्रोसेस को, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। नहीं, आज स्टार्ट नहीं होगा। आज हमें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग खत्म करना है, ठीक है? कल इंशाल्लाह हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करेंगे। चलें जी। अच्छा जनाब, तो जरा पहले स्टार्ट करते हैं क्लास वर्क नंबर 17 से। क्लास वर्क नंबर 17 में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल से? हाँ जी, कोई इशू था क्लास वर्क 17 में जो मैंने पहले दिया था? क्लास वर्क नंबर 17। हाँ जी आसिफ साहब, क्या प्रॉब्लम आई है उसमें? अच्छा जनाब, प्लांट इंश्योरेंस हायर वेरिएबल है या फिक्स? पहली बात तो ये कि इस सवाल में आपको डिसाइड क्या करना है कि आप एक जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, क्या हम उसको कंटिन्यू करें या बाहर से खरीदें? तो इसमें फिक्स्ड या वेरिएबल से ज्यादा रेलेवेंट सवाल आपका ये होना चाहिए था कि इसमें ये रेलेवेंट कॉस्ट है या नहीं, ठीक है? आपको ये बात पता है कि फिक्स कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाती है ना? वैसे तो आपको ये बात पता है कि जी प्लांट हायर क्या होता है? प्लांट रेंट, है ना, रेंटल कॉस्ट उसकी। इसका मतलब है कि वो प्लांट आपने, आपका अपना नहीं है, वो आपने कहीं से रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है? अगर प्लांट हायर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता? प्लांट डेप्रिसिएशन, है ना? अपनी ओन अपने ओन प्लांट की डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो भी आपका एक एक्सपेंस यहाँ पे हो सकता था प्लांट हायर की जगह। अच्छा जी, वैसे तो आपको ये बात पता है कि ये रेलेवेंट कॉस्ट है, यस, सॉरी फिक्स कॉस्ट है ना? प्लांट हायर भी अगर आपने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन पर ईयर पर एनम के बेसिस पे आपने रेंट जो है वो 1 मिलियन का जो है वो अग्री किया हुआ है, जो भी उसका ओनर था, तो आपको हर साल जो है 1 मिलियन पे करने ही करने। इसी तरह से इंश्योरेंस भी हम देखते हैं, इट इज जनरली अ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? इसी तरह से प्लांट का जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने उसकी मेंटेनेंस के लिए हर साल कुछ खर्चा करना है, वो भी मोर और लेस फिक्स्ड ही होता है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी। क्या, क्यों रेलेवेंट होगी? मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमें ये तीनों खर्चे इनकर करने पड़ेंगे, लेकिन जब हम बाइंग करेंगे तो इन तीनों में से कोई भी खर्चा इनकर नहीं होगा, है ना? तो ये हमारी क्या होगी, जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी और आपका जो क्या कहते हैं बाइंग में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो आपको नजर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्लांट करंटली यूज विल बी रिटर्न, तो इट विल नॉट बी यूज्ड एनीमोर इफ यू आर बाइंग दिस। इज दैट क्लियर? तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, इट्स अ रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट ऑफ परचेज से क्या लेस करना है बेटा? पॉइंट नंबर 3। अच्छा, प्लांट करंटली, पहली बात तो ये कि आपका प्लांट है ही नहीं है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ द एसेट कहाँ से आ जाएगा? प्लांट हायर लिखा हुआ है ना? और वैसे भी अगर इसमें कुछ होता भी कि वो प्लांट हमारा अपना था और हम उसको बेचेंगे, तो फिर उसमें हमें डिस्पोजल प्रोसीड्स हमारी इनकम होगी, दैट्स इट, ठीक है? हमारी कॉस्ट सेविंग्स हो जाएंगी, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी अगर तो ये प्लांट हमारा अपना होता। प्लांट इंश्योरेंस की प्लास सेविंग हमारी हमें एक हो जाएगी अगर हम बाइंग के केस में करते हैं, कि अगर हम उसको बाय करना शुरू करते हैं तो ओनली थिंग वुड बी व्हाट? डिस्पोजल प्रोसीड्स जो हमें रिसीव होंगे, और तो कुछ नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ परचेज का क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में कोई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो है ना? आपने ये देखना है कि कौन सा चीपर ऑप्शन है, यस? तो आप क्या देखोगे कि भाई अगर हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं आइटम तो हमें क्या क्या खर्चे इनकर होंगे, यस? और अगर हम ये बाय करते हैं तो फिर हमें क्या क्या खर्चे इनकर होंगे, यस? तो आपने फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, सिंपल एज दैट। तो इसमें क्या होगा, इधर देखें, ये क्या कह रहा है? अवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम परचेजिंग पे जाते हैं तो हमें कितनी सेविंग होगी। या तो आप वो कैलकुलेशन करें
या तो आप वो कैलकुलेशन करें, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट आएगी, बाइंग में कितनी कॉस्ट आएगी, और दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी तो कर सकते हो ना, कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो कर सकते हो। क्या कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है? हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमें, अगर हम अभी हम करंटली प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन पे जब हम हट के परचेज पर जाएंगे तो हमें कितनी सेविंग होगी। तो हमारे पास क्या हो रही है, अवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये आपने पूरे 5000 यूनिट्स की कैलकुलेट कर ली, फिर आपको ये भी तो कॉस्ट सेविंग हो रही है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गई, 1100, 1300 और 1200, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सेपरेट ही कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, इन्होंने सेपरेट कैलकुलेट किया हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी इनकर होती है, 46,850। इसमें वो तो उन्होंने नीचे अलग से लाइन क्या बनाई, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उन्होंने किया हुआ है सॉल्व। इन्होंने ये कहा कि अगर हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हमें ये कॉस्ट इनकर होगी, है ना, जो रेलेवेंट टू प्रोडक्शन है, जो रेलेवेंट कॉस्ट है प्रोडक्शन की, ठीक है। और अगर हम बाइंग पर जाते हैं तो हमें क्या क्या कॉस्ट इनकर होगी, एक हमें बेसिक प्राइस पे करनी है, कैरेज एंड इंश्योरेंस है, और एक इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज है, दैट्स इट। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चीपर नजर आ रहा है, हमें ऑप्शन यहाँ पे बाइंग चीपर नजर आ रहा है, सिंपल एज दैट। और क्या इसमें मसला आ गया बेटा, वो फिक्स कॉस्ट है ना, प्लांट इंश्योरेंस, प्लांट हायर एंड प्लांट मेंटेनेंस। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम अगले पीरियड में प्रोडक्शन करते हैं तो ये दोबारा इनकर होंगी। अच्छा, फिर आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस क्यों लिया, ये भी तो पिछले साल का है। बिकॉज वो रेलेवेंट नहीं है हसनैन, वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। जनरल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे भी इनकर होनी है, जनरल फिक्स कॉस्ट बाइंग के टाइम पे भी इनकर होनी है, तो वो रेलेवेंट कॉस्ट कहाँ होगी। अच्छा चले, अनस थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह बच्चे, ठीक है। अब पार्ट बी में वो आपसे क्या मांग रहा है कि वो कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं बेसिकली, है ना। सवाल क्या मांग रहा है, prepare a summary of any other matters which the board should consider in arriving at its decision, ठीक है। एक तो ये तो आपका हो गया ना, फाइनेंशियल मैटर हो गया। पार्ट ए में तो आप कह रहे हो कि जो हमें कॉस्ट सेविंग हो रही है वो हमें हमने जो है ना उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों। Further cost investigation may be required in order to establish whether the decision to buy in component will affect the amount of general fixed overhead। आप ये भी तो कह सकते हो कि क्या पता बाइंग की वजह से हमारे जनरल फिक्स्ड ओवरहेड में भी कोई फर्क पड़े। जाहिर सी बात है, आपका एक किस्म का ठीक ठाक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप पहले एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थे और अब आप एक ट्रेडिंग कंसर्न बन रहे हो, है ना। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई आप जो है वो, अब आप क्योंकि ये कंपोनेंट जो है वो बाहर से खरीद रहे हो तो आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रह जाएगी, लेबर है आपके पास, है ना, आपके पास मटेरियल्स की सप्लायर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, आपको पता है कि कहाँ से खरीदना है। तो अगर ये एडिशनल कैपेसिटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर प्रोडक्शन पर्पसेस, देन सम रिडक्शन इन द वर्कफोर्स मे बी रिक्वायर्ड। तो आप जाहिर सी बात है, अगर आप, पहली बात तो ये कि आप ये एक्सप्लोर करो इन ऑप्शंस को कि हमने लेबर तो हायर की हुई है ना, हम पहले तो B717 अपना मैन्युफैक्चर करते थे, तो हमने लेबर जो हायर की हुई है, क्या हम उसको किसी और प्रोडक्शन के तरफ लगाएं, या फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वो फारग तो नहीं बैठेगी ना। अब तो आप बाय कर रहे हो, वो मजदूर फारग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उनको निकालोगे अपने उसमें से, वर्कफोर्स में से। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय आउटसाइड सप्लाई शुड बी केयरफुली रिव्यूड। क्वालिटी का बड़ा मसला आता है ना, एक क्वालिटी का इशू आ जाता है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो कोई प्रोडक्ट फिर सेल करते हो तो उसके क्वालिटी के अंदर कंट्रोल में आपका बहुत जो है वो इनपुट रहता है, और आप उसमें काफी हद तक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हो, राइट। अगर आप बाहर से खरीदते हो तो ये कि नॉन फाइनेंशियल चीज हो गई जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अब हम बाहर से खरीद तो रहे हैं, हमें खर्चा भी कम पड़ रहा है बाहर से खरीदने में, लेकिन क्या ये हमारे लिए वायबल है भी या नहीं, कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो नहीं गिर जाएगी नीचे, ठीक है, क्लियर होगी बात। फिर इसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं कि वेदर जो है वो हमें हमें एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। तो आप इस चीज को बस सिर्फ पढ़ ले और समझ आ जाएगी आपको। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई अगर आपको ये कहा जाए कि जी बिल्कुल खुद से सोच कर लिखना था, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे आप बताया जो थियोरेटिकल आंसर्स होते हैं क्या वो आपका डिटो मैच करता है, नहीं करता ना।
डिटो तो मैच नहीं करता आपका, तो क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे क्या मैटर्स हो सकते हैं जो कि आप कंसिडर करेंगे वाइल मेकिंग अ डिसीजन कि भाई हम बाइंग पे जाएं भी या ना जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो क्वालिटी की आनी चाहिए ना, अगर सेट बन के सोचना है आपको, है ना। फिर इसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है, भाई देखें आपको अपने प्रोडक्शन के स्केड्यूल पे कितना कंट्रोल होता है ना। आपको फॉर एग्जांपल कस्टमर का ऑर्डर आया 10,000 यूनिट्स का, आप फौरन से मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि वो टाइमली बेसिस पे ऑर्डर फुलफिल हो। अब अगर आप वही 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के बजाय बाहर से खरीदते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको टाइमली बेसिस पे डिलीवर कर देगा। वो कस्टमर कहीं नाराज ही ना चला जाए कि भाई मुझे अब तक मेरे प्रोडक्ट्स नहीं मिले, और आप उसके पीछे पड़े हुए कि भाई मुझे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दो दिए नहीं। तो इवन दो आप उसके लिए मसला क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपका तो कस्टमर लूज हो गया ना, है ना। ठीक है जनाब, तो इसमें काफी हद तक जब आप अपनी उसमें जाते हैं बाइंग में जाते हैं रादर देन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें काफी हद तक इश्यूज आ सकते हैं। तो वो आप इसको रीड करें, आप इंशाल्लाह ये काफी लॉजिकल बातें हैं, ठीक है, इसको एक दफा गो थ्रू करें। थ्योरी यही है, 4 मार्क्स का सवाल है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, और पीछे इन्होंने पूरी बुक छाप दी हुई है, तो अब बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। और बताएं, अच्छा एक काम ये करें, अगर आप लोग ऑन बोर्ड इसमें होते हैं, लेट मी मूव फर्दर, और जो आपके होम असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं एंड में एंटरटेन करती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा एटलीस्ट जो टारगेट है वो तो हमारा अचीव हो जाए कि हमें आज इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग खत्म करना है। छोटे मोटे मसले मसाइल इंशाल्लाह साथ साथ पे सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बता दे कोई मसला है। बस हमारी दो चीजें रह गई है, और वो दो चीजें क्या है, हमारे सिर्फ दो स्टॉप रह गए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के, और वो बहुत छोटे छोटे स्टॉप्स हैं। एक तो हमारा है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई हमारे पास क्या हिसाब किताब है, मिनट ये रहा, मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई, और ये बात हमने की भी है कहाँ पे, जॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। आपको आपको याद होगा हमारे पास एक चीज होती है सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, है ना, और एक अल्टीमेट एनआरवी होती है। सेल ऑफ एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे वो प्रोसेस खत्म हो रहा है, वहां पे अगर हम रुक के अपने उस पर्टिकुलर जॉइंट प्रोडक्ट को बेच दें, तो हमारे पास क्या सेल, हमें क्या सेलिंग प्राइस रिसीव होगी, है ना। और वो उस सिनेरियो में ज्यादातर होता है जहाँ पे आपको ये बात पता है कि भी हमारे पास एक दूसरा डिपार्टमेंट भी है, और अगर हम चाहें तो हम इस पर्टिकुलर आइटम को के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग लगा के इसको थोड़ा और रिफाइन करके हम इसको किसी दूसरी हालत में भी बेच सकते हैं, ना। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर आपके पास ये डिसीजन आ जाए, आप खुद मुझे सोचकर बताएं, अगर आपके पास ये डिसीजन आ जाए कि भाई हम फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचें या ऐसे ही बेच दें इसको, तो फिर आप क्या डिसाइड करेंगे, what will you select? We will further process a joint product if its incremental revenue is greater than incremental cost of further process, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, और उसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें आप यही कहेंगे कि भाई अगर मेरा फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो मेरा ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, ठीक है, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो जाहिर सी बात है आई गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, है ना। ठीक है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, बेसिकली इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू नाउ यानी कि बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग एंड द डिफरेंस, आई मीन द रेवेन्यू दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जरा इसको एक दफा देख लेते हैं, फिर इसमें छोटी सी बात है जो मैंने आपको बतानी है, बाकी सारी चीजें हम वैसे ज्वाइंट प्रोडक्ट पे कर चुके हुए, ठीक है। क्लास ऑफ नंबर 16 पर आते हैं। क्लास ऑफ 16 क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा है। Z Limited operates a process which produces three products X, Y, and Z. Each of these may be sold without further processing or may be refined and sold as higher quality products. ठीक है? The following cost or revenues have been determined.
तो एक्स वाई जी के अब्दुल्ला पहले जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही वाली बात है जो मैंने यहाँ पे ये वाली लिखी हुई है, मैंने दोबारा से वो बताई है, ठीक है, लिखी है रूल जो है हमारा, ठीक है। अब उसने आपको ये बता दिया कि हम उसको अभी भी सेल कर सकते हैं, यानी कि बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग भी उसको सेल कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं आफ्टर रिफाइनिंग उसको हम बेच सकते हैं एज हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। द फॉलोइंग कॉस्ट और रेवेन्यूज हैव बीन डिटरमिन्ड। रिफाइनिंग कॉस्ट क्या है, अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग पे जाते हैं तो हर यूनिट हर लीटर एक्स और एक्स वाई जी पे हमें फर्दर रिफाइनिंग कॉस्ट इतनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइसेस अगर हम अभी बेचते हैं यानी कि बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग तो हमें इतनी मिलेगी, और अगर हम रिफाइन करके बेचते हैं तो इतनी मिलेगी। ये जरा आप लोग मुझे खुद सॉल्व करके बताएं कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव व्हिच प्रोडक्ट्स इफ एनी शुड जी लिमिटेड रिफाइन। आप मुझे बता दें एक्स को रिफाइन करना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होनी चाहिए या फिर अभी बेचते हैं बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। वाई के अंदर भी ये बताएं और जी में भी ये बताएं। वर्कआउट करें, जरा कोशिश करें ताकि मेरे गले को भी थोड़ा सुकून मिले। आप ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई को रिफाइन करना चाहिए, ठीक है, और जी को रिफाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के सवाल को, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, अब इस तरह के सवाल को जो मेरा एक पॉइंट था वो ये था, देखें आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, ठीक है, मैं इसको एक बता रही हूँ आपको। एक तरीका तो आपका ये है, आप क्या कैलकुलेट करें, ठीक है, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने नेट रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि आप पहले इसको इस तरह से कर लें कि रिफाइनिंग के बाद क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आप टैबुलर, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एग्जांपल है, इसमें और भी चीजें हो सकती है ना, आपको फर्दर डिटेल में भी दिया जा सकता है। तो आप ये कर सकते हैं क्या कि भाई आपके पास जो सेल रेवेन्यू है, सेल रेवेन्यू माइनस एनी, मैं आपको बता दें कि जी वेरिएबल कॉस्ट आपके पास टोटल कितने हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें यहाँ पे अभी सिर्फ सेल रेवेन्यू दिया हुआ है कि अगर आप इसको अभी इस टाइम पे सेल करते हैं तो हमारे पास रिफाइनिंग में, और मैंने पहले रिफाइन लिखा है, हाँ रिफाइन लिखा है, ठीक है। तो मेरे पास सेल रेवेन्यू कितना होगा, 6, 5.5 और 7, ठीक है, 6, 5.5 और 7, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, जिस तरह बिल्कुल सेपरेटली इंडिपेंडेंटली कंसिडर करते हैं ना, इसमें फिर आपने क्या लेस करना है, फर्दर रिफाइनिंग कॉस्ट, ठीक है, फर्दर रिफाइनिंग कॉस्ट। ये आपके पास कितनी आ गई, आपने कहा जी फर्दर रिफाइनिंग कॉस्ट आएगी 3, 2.5 और 3.5, ठीक है, 3,
2.5 और 3.5। इसमें भी क्या रेलेवेंट होगा, वेरिएबल कॉस्ट ही आपकी रेलेवेंट होगी, है ना। फिक्स कॉस्ट, हाँ फिक्स कॉस्ट अगर फर्दर रिफाइनिंग में फिक्स कॉस्ट आ रही है, इस बात का भी ख्याल रखना है। अगर तो आपको ये बताया जा रहा है ना कि फर्दर प्रोसेसिंग में फिक्स कॉस्ट भी इनकर होगी, अगर तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो वो फिक्स कॉस्ट इनकर होगी, तो वो भी फिर आपकी रेलेवेंट हो जाएगी द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चले, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, हमने ये कहा कि हमने जो नेट सीएम फ्रॉम फर्दर रिफाइनिंग, है ना। अब हमने इसको कंपेयर करना है किससे, अनरिफाइंड सेल से, ठीक है। अगर हम सेल करते हैं विदाउट रिफाइनिंग तो उसने पहली बात तो ये कि आपको सिर्फ सेलिंग प्राइस दी हुई है ना। वेरिएबल कॉस्ट जो है ना प्रोसेस नंबर 1 की, वो तो कॉमन है दोनों में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। प्रोसेस नंबर 1 में आपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए XYZ। अब आप XYZ को सवाल ये उठता है कि हम क्या उनको फर्दर प्रोसेस करके बेचे या अभी बेचते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि X, Y और Z में भले आप रिफाइनिंग करते हो या नहीं करते, जो प्रोसेस नंबर 1 की कॉस्ट है वो तो कॉमन हो गई ना, है ना। इज दैट क्लियर। वो तो इस सिनेरियो में क्या होगी, कॉमन होगी। उन्होंने नहीं दी हुई, हमें जरूरत भी नहीं है, तो हमने बेसिकली ये चीज डिटरमिन करनी है कि अगर हम अभी बेच देते हैं तो हमें नेट सेल प्राइस क्या रिसीव होगी, और अगर हम बाद में बेचते हैं तो हमें नेट सेल प्राइस क्या रिसीव होगी, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं इधर। अगर हम इसको अनरिफाइंड बेचते हैं तो 2.5, 2.75 और 4, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2.5, 2.75, एक और सवाल करेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे आ रहा है 4। आप इन दोनों को कंपेयर करें, है ना, कौन सा बेटर है, किधर आपका बेनिफिट बेटर है। तो आपने ये कहा कि भाई एक्स और वाई के केस में जो हमें नेट सेलिंग प्राइस रिसीव हो रही है वो ज्यादा है कंपेयर टू दी अनरिफाइंड सेल्स, राइट। और जी के केस में ये बेटर है। अब आप एक और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 2 बेसिकली आपका होगा यूजिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज, ठीक है। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज में आपने बेसिकली ये देखना है कि अगर हम अब आप सिर्फ जो है ना इसको लें, डिफरेंसेस को लें, है ना। सिर्फ अभी आप डिफरेंसेस, इधर तो आपने इंडिपेंडेंटली दोनों ऑप्शंस को देखा और आपने डिसाइड कर दिया। मैं आपको कहूंगी कि ज्यादा बेहतर मेथड 1 है, ठीक है। अब आप मुझे जरा बताएं, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों में अपना सारा काम करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। हाँ जी, मुझे जरा बताएं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम बाइंग, हाँ जी क्या होगा। मैं क्या कहूंगी, पहली बात तो ये कि मेरे पास हाँ जी क्या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है फ्रॉम, सॉरी रिफाइनिंग, मैंने फ्रॉम बाइंग सेलिंग, अभी भी मैं उसी में जा रही हूँ। हाँ जी, रेवेन्यू को अगर मैं देखूं तो देखें हर सिनेरियो में, इधर देखें एक्स, वाई और जी की जो सेल प्राइस है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वो तीनों की ज्यादा है ना। ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई वैल्यू एडिशन करते हो किसी प्रोडक्ट में, अब वो अगर प्रोसेस 2 से गुजर के आगे सेल होगा तो उसका मतलब है कि उसके फीचर्स में कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी, तो जाहिर सी बात है उसकी सेल प्राइस भी ज्यादा होगी। मुझे आप ये बताइए कि व्हाट इज द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम रिफाइनिंग, इसमें मैं क्या लूंगी, द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 2.5, इज दैट क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन 5.5 एंड 2.75, द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 4, इज दैट क्लियर। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू रिफाइनिंग की वजह से, आप देखोगे 99.9% केसेस में क्या होगा, रिफाइनिंग के बाद सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कंपेयर टू द सेलिंग प्राइस बिफोर रिफाइनिंग, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, इज दैट क्लियर। तो मैं अगर इधर अगर डिफरेंसेस निकालूं सेल प्राइस में तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ रिफाइनिंग, इज दैट क्लियर। जी बात समझ आ रही है, यस और नो जरा कर दें, मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकती, मुझे जरा बताते जाएं कि समझ में आ गई है। तो 5.5 माइनस 2.75 ये याद रखिएगा, ये मैंने 2.75 सीधा सीधा यहाँ पे नहीं कॉपी किया, ये बल्कि मैंने क्या लिया, ये मैंने 5.5 माइनस 2.75 लिया, ठीक है। 5.5 माइनस 2.75 ये आंसर इसका आ गया। फिर 6 माइनस 2.5 हो गया 3.5, और यहाँ पे आ गया 7 माइनस 4 यानी कि 3। ये तो मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि भाई
मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी तो हो तो रहा है, लेकिन मेरी रिफाइनिंग की वजह से कॉस्ट भी तो बढ़ रही है ना, और वो कितनी है, वो तो फाक से सारी की सारी यही है ना। बिकॉज ऑफ माई रिफाइनिंग मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट में इजाफा कितने का हो रहा है, एक्स के केस में 3 पर यूनिट, वाई के केस में 2.5 पर यूनिट और जी के केस में 3.5 पर यूनिट। फिर आपने ये निकालना है कि जहां पे मेरे पास ऑब्वियस ही बात है नेट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा, है ना, या फिर क्या होगा, नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। नेट क्या आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी, है ना, फ्रॉम रिफाइनिंग, यस और नो। तो जहां पे आप ये कहोगे कि मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है नेट बेसिस पे रिफाइनिंग की वजह से, वो मेरे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है ऑप्शन। तो जरा देखते हैं, जब हम ये देखते हैं हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम रिफाइनिंग आ रहा है 3.5 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है 0.5 से, तो ये बेनिफिशियल है हम अगर इधर क्या करें, रिफाइनिंग करें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सिमिलरली वाई के केस में मुझे क्या नजर आ रहा है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 2.75, कॉस्ट है 2.5, मुझे अभी भी 0.25 का बेनिफिट मिलेगा पर यूनिट। लेकिन जी के केस में मेरे पास क्या आ रहा है, नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है रिफाइनिंग से, तो मेरे लिए मैं ये कहूंगी कि जी के लिए जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब ये जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाली चीज है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ना लेकर चले। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक मतलब एक हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हमारा ये है कि प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई शुड बी फर्दर रिफाइंड। चले, अब यहाँ पे एक नोट लिख लें, वो नोट क्या होगा, मेथड 2 इज नॉट ये आप नहीं लेकर चलेंगे अगर, तो आपको ये कहा जाए कि अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं ना, अगर आपको पता है कि जी कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जिनकी इनहेरेंट नेचर होती है ना, इनहेरेंट नेचर होती है कि उसमें लॉसेस होंगे ही होंगे, क्लियर होगी बात। तो अगर आपको ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि भाई आप चलो ठीक है, ये डिसाइड आपने अब डिसाइड करना है कि प्रोसेस मतलब 1 के बाद ही बेचते हैं या प्रोसेस 2 के बाद बेचें, राइट। तो आपने फिर ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वाला तरीका बेहतर है कि ना इस्तेमाल करें। क्यों ना इस्तेमाल करें, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ना यूज करें, उससे आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि बेहतर ये है कि आप इंडिपेंडेंटली इन दोनों जो है वो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि रिफाइनिंग करें या ना करें, इन दोनों को आप इंडिपेंडेंटली देखें, और इंडिपेंडेंटली देखने के लिए आपको दोनों के रेलेवेंट कॉस्ट लेने हैं, ऐसे कॉस्ट जो कि कॉमन है, जो कि रिफाइनिंग करते हैं तब भी होगा, जो रिफाइनिंग नहीं करते तब भी होगा, वो फिर लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर। ठीक है, वैसे तो जाहिर सी बात है वो ले भी सकते हैं दोनों सिनेरियोज में, फिर वो कॉमन हो जाएगा, तो आपका आंसर तो ठीक होगा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, उसकी टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। चले जी, यहाँ तक बात समझ आती है सबको। अब जरा एक सवाल आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और मैं सिर्फ देखूंगी, और वो कौन सा सवाल है, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 है। कितने मार्क्स का सवाल है ये, 16 मार्क्स का सवाल है, यानी कि 30 मिनट्स मैक्सिमम इस पे लगने चाहिए। ठीक है, 16 मार्क्स का सवाल है, यानी कि 30 मिनट्स लगने चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10-11 हो रहे हैं, काइंडली अपने अपने पास ये जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 खोल रहे हैं, आप सबके पास होपफुली हैंड आउट होगा, एंड आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इट नाउ क्लास में। शुरू हो जाए।
कि ये मैं एक पेज पे डिस्प्ले कर नहीं सकती। अगर किसी के पास अभी नहीं है या तो वो पिक्चर ले लें, लेकिन पिक्चर में मजा नहीं आता, आपको मतलब हो सकता है बाकी सारी चीजें भी जो है वो कंसिडर करनी पड़े। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 शुरू हो जाए। मैं एक बात जरा क्लियर कर दूं, अगर आप पहले मेथड से असेसमेंट करते हैं जो कि ज्यादा आइडियल है, तो उसमें जो प्रोसेस वन की कॉस्ट है ना वो तो इनकर होनी ही होनी है, वेदर यू आर गोइंग फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट, लेकिन आप उसको कंसिडर करें, वो रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर होगी। यानी कि आप बस इंडिपेंडेंटली ये मुझे बता दें कि अगर हम प्रोडक्ट ए को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचते हैं तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे, अगर हम उनको फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो कितने पैसे आएंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है। हाँ जी, कुछ समझ में आया इसमें कौन से दो ऑप्शंस को कंसिडर करना है? क्या है बेसिकली आपने डिसाइड क्या करना है? एक प्रपोजल तो ये है कि आप न्यू प्लांट यानी कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, यानी कि अल्फा और बीटा को सिंगल प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस में ही जो आप करके बेच देते हो, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट, या तो आप उसी को आगे एक्सपैंड करो, है ना? और दूसरा क्या है कि आप उसको एक्सपैंड ना करो बल्कि क्या कर दो, न्यू प्लांट की जगह एक रिफाइनिंग प्लांट सेटअप कर दो ताकि अल्फा और बीटा को अब आप फर्दर रिफाइनिंग के बाद बेचो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? दो प्रपोजल्स के दरमियान आपने डिसाइड करना है। वो दो प्रपोजल्स ये है कि हम सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस पे ही स्टिक करें और हम एक्सपेंशन कर लें, हम जरा अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि सिंगल जो प्रोडक्शन प्रोसेस करंटली चल रहा है उसको एज इट इज रहने दे, एक नया प्लांट लगा दे जो कि फर्दर रिफाइन करे। तो बेसिकली जो डिसीजन है वो इन दोनों के दरमियान ही करना है ना। ठीक है। तो अगर हम नया फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते और हम करंट एग्जिस्टिंग मतलब फैसिलिटी को एक्सपैंड करते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट कितनी आएंगी,
और कितनी कॉस्ट आएगी आपको जो है अगर आप न्यू प्लांट सेटअप करते हो यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग करते हो तो क्या आपकी कॉस्ट आएंगी, दोनों के कंपैरिजन करना है। हाँ जी, सारे खामोश क्यों हो गए, सॉल्व कर रहे हैं ना। इसको भी जरा गौर से पढ़िएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल ईदर अल्फा और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। आपने इसमें ये भी डिसाइड करना है कि इफ वी गो फॉर फर्दर रिफाइनिंग को तो कौन सा रिफाइनिंग बेहतर है, ए या बी। दोनों को नहीं करना, आइदर ऑफ द टू। तो बहुत सारी चीजें हैं, जरा सोच समझ के सारी कीजिएगा, लेकिन बहुत सिंपल सा इसका जवाब है।
देन 40 पे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग।
जी जनाब। किधर तक पहुंचे? जो मेथड 1 है आइडियली उसी से कर लें, मेथड 2 से भी कर सकते हैं, वैसे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो एमन आपने क्या डिसाइड किया? आपके पास बेसिकली ना 3 ऑप्शंस हैं फिर, है ना? या तो आप फर्दर रिफाइनिंग ए और बी में करें ना, या आप फर्दर रिफाइनिंग करें अल्फा का, या फर्दर रिफाइनिंग करें बीटा का। तो एमन आप बताओ आपने क्या डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशंस? व्हाट शुड बी योर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन? याद रखिएगा डिसीजन मेकिंग में हम प्रॉफिट या अल्फा को रिफाइन करेंगे। अच्छा जी, अनस से नहीं हुआ और किससे नहीं हुआ? एमन मुझे बताएंगी आप कितना नेट बेनिफिट मिल रहा है अल्फा को रिफाइन करने की वजह से? अल्फा को रिफाइन करने की वजह से नेट प्रॉफिट या नेट बेनिफिट कितना आ रहा है आपका? एमन आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे तो मुझे काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपने कैलकुलेशन बाकी सब में कैसे किए हैं। 1857936, वेरी गुड। सिर्फ एमन से हुआ है? हसनैन, अब्दुल्ला, अनस, अनस से तो नहीं हुआ, हसन जावेद, हसन महमूद, आसिफ, मिनाहिल, शाहरुख, तलहा, तलहा ने मैं से अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है गैस, मुनीबा, सबीना, साइम, समरा, सना, सुंदस, उजैर, कितने सारे नहीं हुआ? किस हद तक हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा जी, कितने लोगों ने बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है सारा? ये पढ़ा है, कभी इधर से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों की काटम पीटी ज्यादा है और इन दी एंड इन अदर वर्ड्स कुछ है ही नहीं उनके आंसर स्क्रिप्ट पे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड योर सॉल्यूशन लाइक दिस? कितने लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर किया है तीनों ऑप्शंस में? कुछ ना कुछ किया है। अब देखें, इस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, है कि नहीं? है ना? आज हमारा आईकैप में जो मेरे से मैंने आपको बताया भी था, जो सेशन हो रहा है जिसमें हमने यही चीजें डिस्कस करनी है कि हाउ टू टैकल एग्जामिनेशंस। एक तो था ना कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, वो भी प्लस पेपर वाइज अब हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो जो लोग ऑब्वियसली बातें नहीं होंगे वहां पे, या जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा, आई विल बी शेयरिंग सम की पॉइंट्स विद यू गाइस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़े से पॉइंट्स उधर से निकालूं। सी मैक के जो है वो सर अदनान साहब बताएंगे। तो अदनान साहब मेरे से कितने सीनियर टीचर हैं, एंड आई एम श्योर आई विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम हिम एज वेल। तो आई विल बी शेयरिंग इंशाल्लाह सी मैक के की पॉइंट्स विद यू गाइस, ठीक है? तो उसमें जो एक कॉमन चीज है जो हर पेपर में अप्लाई होती है वो ये होती है, कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करें। फिर होगी बात, तो मेक श्योर एग्जाम में आपका इस सवाल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपका आ जाता है, आ गया होता, तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ना था। चले जरा अपने आप को रिफाइन करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। वो 3 ऑप्शंस क्या है? जी जनाब, क्योंकि अब्दुल्ला ये लॉजिकल पेपर है, ये लॉजिकल टॉपिक है ना, इसमें मुझे बात बताएं, सीमैक इन इटसेल्फ का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि नहीं? सारा क्या है? सारा इफ एंड बट के ऊपर डिपेंड करता है ना? सारा किस पे डिपेंड करता है? अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? यस। तो ज्यादातर चीजें इसमें क्या है? लॉजिकल। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे कम है ना? क्योंकि हर क्वेश्चन में नया सिनेरियो है ना? हर क्वेश्चन में अब एक नया सिनेरियो है। तो अब हम जरा स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 में पहली बात तो ये कि हम अपने सामने लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 1 है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, ठीक है? यानी कि नो फर्दर रिफाइनिंग ऑफ ए और बी, है ना? फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि हम रिफाइनिंग करें, और रिफाइनिंग करें प्रोडक्ट ए की, है ना? क्योंकि बीच में उन्होंने और मेंशन कर दिया है कि आप न्यू रिफाइनिंग प्लांट सेटअप करें टू सेल आइदर अल्फा और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। तो एक आप रिफाइनिंग के साथ करेंगे, दूसरा बगैर रिफाइनिंग के एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को ही इस्तेमाल करके रिफाइनिंग अनरिफाइंड बेचेंगे, और जो रिफाइनिंग करनी है उसके लिए नया प्लांट सेटअप कर देंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ बी, ठीक है?
ये अब आपके पास आ जाना चाहिए। इसमें किसी को कोई मसला कि 3 ऑप्शंस कैसे हैं? वैसे तो अपेरेंटली 2 है, लेकिन बीच में और लगा दिया, और की वजह से हमें बात समझ में आ गई कि इसमें हम फर्दर प्रोसेसिंग फिर या तो अल्फा की करेंगे या बीटा की करेंगे। ठीक है, अब हम जरा इंडिपेंडेंटली ऑप्शन नंबर 1 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर हम रिफाइनिंग ना करें तो हम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अर्न करेंगे, क्या कहते हैं, ए और बी से, और जो हमने एक्सपेंशन करनी है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए सारी डिटेल्स दे दी हैं। दिसंबर 2014 को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की तो हमें नेट प्रॉफिट कितना, हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा होगा, नेट सीएम या नेट प्रॉफिट, जो भी आपको ज्यादा मतलब जो ज्यादा रेलेवेंट है सिनेरियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि भाई हमने अब प्रोडक्ट ए और बी को रिफाइनिंग किए बगैर बेचना है ना। पहली बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कमाएंगे ए और बी से। तो आपने क्या लेना है, इन्होंने आपको बता दिया एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2014, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको बता दिया। जाहिर सी बात है फिर हम दिसंबर 2014 वाला ही स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमने रिफाइनिंग तो करनी नहीं है। तो सेलिंग प्राइस बिफोर रिफाइनिंग क्या होगी, 1000 और 1125। इज दैट क्लियर? तो 1000 रुपीज और 1125 रुपीज पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस फिर फ्यूचर में भी होगी। बस सिर्फ आपने एक्सपेंशन करनी है, नया प्लांट सेटअप करना है, दैट्स इट। ठीक है, इसमें से क्या लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि हम तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सीएम पर यूनिट, सीएम पर यूनिट से फिर हम टोटल के ऊपर आ जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास क्या आएगा, आपको उसने बता दिया कि दिसंबर 2014 में डायरेक्ट मटेरियल था 15 मिलियन। अच्छा, ये प्रोडक्ट ए के लिए था या प्रोडक्ट बी के लिए था, ये तो पता ही नहीं है ना, ये तो दोनों का मिला के है। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट थे 4.8 मिलियन, प्रोडक्ट ए के थे प्रोडक्ट बी के थे, ये तो दोनों के है ना। फिक्स्ड ओवरहेड्स 2.6 मिलियन, ये तो आपको पता है कि इररिलेवेंट है ना, हमें तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है अभी। चले जी, तो कैसे डिवाइड करेंगे, टोटल आपके पास कितनी कॉस्ट थी, जॉइंट कॉस्ट टोटल कितनी थी, अपोर्शन करेंगे। तो जरा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जॉइंट कॉस्ट थी वेरिएबल ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, उसने कह भी दिया देयर इज नो प्रोसेस लॉस एंड जॉइंट कॉस्ट और अपोर्शन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑन दिस। ठीक है, ऑन दिस बेसिस। चले जी, तो 15,000, ये रुपीज एंड थाउजेंड्स है, हम हर चीज रुपीज एंड थाउजेंड्स में लेके जाएंगे, और 4890। तो टोटल आपके पास जॉइंट कॉस्ट होगी 19890। ठीक है, ये रुपीज एंड थाउजेंड्स है। ठीक है जनाब, पहले तो हमने इसको अपोर्शन करना है। अपोर्शनमेंट हमने कर ली क्योंकि हमने हर आइटम, हर चीज को ए और बी के सेंस में लेके जाना है। ठीक है, ये आपने ए और बी में कैसे अपोर्शन करेंगे, 19890 मल्टीप्लाइड बाय कितने लीटर्स टोटल हमने मैन्युफैक्चर किए थे दिसंबर 2014 में, हमने किए थे 26,000 लीटर्स। ठीक है, तो 11,300 लीटर्स आउट ऑफ 26,000 लीटर्स वर ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है, तो ये हमने अपोर्शनमेंट कर दी रुपीज एंड थाउजेंड्स, और जो रिमेनिंग है 19,890 का रिमेनिंग माइनस कर दें या फिर इसको भी ऐसे करते हैं 14,700 डिवाइडेड बाय 26,000। तो टोटल 19,890 की जो जॉइंट कॉस्ट है वो आपने इस तरह से पोर्शन कर ली। ठीक है, लेकिन आपको तो पर यूनिट चाहिए क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में आपके नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट होंगे, है ना। एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो कैपेसिटी इन मशीन आवर्स है 5,000, तो 5,000 घंटों में कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, कितने लीटर्स मैन्युफैक्चर करेंगे, वो इससे डिफरेंट हो सकता है, तो हम पर यूनिट पे लेके चलेंगे। ठीक है, ये कितने लीटर्स की इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी हुई है, 11,300, और ये दी हुई है 14,700। ठीक है, या तो आप लीटर्स को भी इन थाउजेंड्स ले लें, ये क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड्स है, या आप फिर जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, आप फुल अमाउंट इस्तेमाल करें। क्या मतलब हो गया, ये बात मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, इसमें बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर में सिर्फ आप रुपीज एंड थाउजेंड्स पूरा कर दें, 8645,000 डिवाइडेड बाय 11,300। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं इसको। Similarly, 11,246,000 डिवाइडेड बाय 14,700, तो ये 765 रुपी पर यूनिट के हिसाब से
इत्तेफाक से ये दोनों आपके पास निकल आते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो चले 0.04 और 0.03 है, इसको फुल फिगर ही ले लेते हैं, 765। इज दैट क्लियर? तो ये बात हमें समझ में आ गई। अगर हम फर्दर रिफाइनिंग फ्यूचर में भी नहीं करते तो हमें पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी 765। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कितना अर्न करेंगे ए और बी का, वो इतना अर्न करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो हमारे लिए यहाँ पे इररिलेवेंट है, ऐसी बात है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जी अच्छा, अब अगर हम अब जरा हम आ जाते हैं इधर। अब हम क्या कहेंगे कि भाई अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, अभी आपने पहले कंपैरिजन करना है, करंट सिचुएशन में एक्सपेंशन नहीं है ना। हम फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स को क्यों इररिलेवेंट कह रहे हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई अगर हम एक्सपेंशन नहीं करते, जो एक एग्जिस्टिंग है सिचुएशन, तब भी 2.6 मिलियन के फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर होने हैं। अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तब भी 2.6 मिलियन के फिक्स्ड ओवरहेड्स तो इनकर होने ही है। तो आपने तो सिर्फ अभी रेलेवेंट कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 में, कि इंक्रीमेंटल क्या है, कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या कॉस्ट में चेंजेस आएंगी। क्लियर होगी बात, है ना। अब हम जरा अपनी कैलकुलेशन करते हैं किसकी, नेट कंट्रीब्यूशन में आपका क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास नंबर ऑफ लिटर्स कितने मैन्युफैक्चर होंगे यूजिंग 5000 आवर्स। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट किया, क्या आपको ये बात बताई जा रही है कि एक्सपेंशन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिटर्स कितने मैन्युफैक्चर होंगे। क्लियर कट तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि जी एक्सपेंशन अगर करेंगे ना तो हमारे पास टोटल मशीन आवर्स पर मंथ कितने होंगे, 5000, है ना। अब 5000 में प्रोडक्ट ए भी मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट बी भी मैन्युफैक्चर करना है, तो कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसके लिए पहले तो जरा हम ये कैलकुलेट कर लें कि एग्जिस्टिंग आवर्स पर यूनिट कितने हैं। ठीक है, ए के कितने आवर्स लग रहे हैं पर यूनिट मशीन आवर्स, बी के कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यूनिट्स हमने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं पिछले महीने, वो हमने किए हैं 11,300 और 14,700। ठीक है, हाँ जी, हमने कितने घंटे लगाए हैं, कितने घंटे लगाए हैं टोटल, निकाल नहीं सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आपको इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। ये जो 4890 कैलकुलेट हुआ है, ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, 230 पर आवर को यूज करके, है ना। तो हम क्या कहेंगे, दिसंबर में टोटल आवर्स कितने हो गए, कितना है 4890। ठीक है, 4890 डिवाइडेड बाई 230। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है, 4890 डिवाइडेड बाई 230। ये आपके पास आ गए। दिसंबर के महीने में आपने कितने घंटे लगाए हैं, 21,261 आवर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 21,261 आवर्स में आपने प्रोडक्ट ए के बनाए हैं 11,300, प्रोडक्ट बी के बनाए हैं 14,700। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर आवर आपने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, जरा मुझे बताइए। हाँ जी, कितने घंटे लगाए हैं आपने एक यूनिट के ऊपर। आप ये कहेंगे 21,261 डिवाइडेड बाय 11,300, 21,261 डिवाइडेड बाय 14,700। क्लियर होगी बात? हाँ जी, यस और नो? नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, यूनिट्स पर आवर करना चाहिए ना, हमने यूनिट्स पर आवर करना है। ठीक है, हमने यूनिट्स पर आवर करना है, ये मैंने उल्टा कर दिया। हाँ जी, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है बच्चे, मैं आपको ये आपने मुझे ये बस कैलकुलेट करके बताना है कि अगर हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की एक्सपेंशन करते हैं तो कितने लीटर्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उनके ऊपर टोटल सीएम कितना होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर हमने ये कैलकुलेट करना है कि भाई हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एक्स्ट्रा फिक्स्ड ओवरहेड्स में इंक्रीज आएगा उसको हमने कंसिडर करना है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कितनी होगी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में अगर हम एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, हमें ये बात पता है कि भाई हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी कि सीएम पर यूनिट उतना ही कमाएंगे जितना हम दिसंबर में कमा रहे हैं, क्योंकि हम फर्दर प्रोसेसिंग तो कर ही नहीं रहे। क्लियर होगी बात? कोई ना सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है ना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर होगी बात? तो यानी कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास सीएम पर यूनिट अब हम फ्यूचर में भी कितना कमाएंगे, 235 एंड 360 रुपी पर यूनिट। ठीक है,
अब हमने टोटल का सिनेरियो देखना है ना कि टोटल हमारे पास क्या हिसाब किताब है। लेट मी कंप्लीट माय कैलकुलेशन फर्स्ट, और फिर आप मुझे बताइएगा कोई कंफ्यूजन हुई तो, ठीक है। पहले जरा हम कंप्लीट कर लें इसको। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई हम कितने यूनिट्स एक घंटे में बना लेते हैं, क्यों? ताकि मुझे मेरे पास ये आंसर आ जाए कि 5000 घंटे में फिर कितने यूनिट्स बनाएंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, हमें ये निकालना है ना कि मैं एक घंटे में कितने लीटर्स बना लेती हूँ, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि फ्यूचर में जब हम अपनी फैसिलिटी को एक्सपैंड करेंगे तो हम 5000 घंटों में कितने लीटर्स बनाने की पोजीशन में होंगे। करंटली तो हम 11300 और 14700 हमने दिसंबर 2014 में मैन्युफैक्चर किए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब जरा हम देखते हैं इसको। अब यूनिट पर आवर कितना होगा आपके पास? यूनिट्स डिवाइडेड बाय आवर, है ना। इधर देख लें, एक घंटे में आप कितने यूनिट्स, कितने लीटर्स मैन्युफैक्चर करते हो? ए के 0.53 लीटर्स मैन्युफैक्चर करते हो एक घंटे में। इसी तरह से एक घंटे में आप 0.69 लीटर्स मैन्युफैक्चर करते हो किसके? बी के। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन अब कितनी होगी? ए और बी की एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितनी होगी? यूनिट्स पर आवर कितने हैं आपने ये कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। यूनिट्स पर आवर आपने ये कैलकुलेट कर लिए 0.53 एंड 0.69, ठीक है। कितने आवर्स अवेलेबल होंगे आगे फ्यूचर में? 5000 आवर्स। टोटल यूनिट्स हम कितने मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। एक नजर जरा इस कैलकुलेशन में मारे और मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन हो रही है इसमें? अब ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया? अब हम अपनी मेन कैलकुलेशन पर आएंगे, ठीक है। अब हम अब जरा न्यू कैलकुलेशन पे आएंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस, है ना, ड्यू टू एक्सपेंशन। अब हम जरा एनालिसिस कर रहे हैं ना। अब हम ये कह रहे हैं अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कितना कमाएंगे? ए से कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएंगे? अगर हम अपनी फैसिलिटी को एक्सपैंड करते हैं तो फ्यूचर में हम कितने लीटर्स कमाए मैन्युफैक्चर करेंगे? 2657 लीटर्स एक है ना। हर लीटर पे आप कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएंगे? वो तो पिछले वाले ही फॉलो होगा, 235 रुपी पर लीटर। इज दैट क्लियर? तो अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं एक्सपेंशन करती हूँ तो मेरा यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या आएगा? मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाऊंगी। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज माय रेलेवेंट कॉस्ट, तो सीएम इज बेसिक, वेरिएबल इनकम इज ऑल्सो योर रेलेवेंट इनकम, राइट। तो सीएम आपका क्या है? मैं ये कहूंगी कि भाई मेरे लिए रेलेवेंट हो जाता है, तो 2657 मल्टीप्लाइड बाय 235, एक तो ए हो गया, ठीक है। बी के केस में क्या होगा? टोटल कंट्रीब्यूशन में कितना कमाऊंगी? 3457 मल्टीप्लाइड बाय, बी का क्या था कंट्रीब्यूशन मार्जिन? 360 पर लीटर, ठीक है। तो आपने इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कर लेते हैं 3457 मल्टीप्लाइड बाय 360। ये तो आप कमा लेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड करके, ठीक है। फिर हम देखते हैं और क्या इफेक्ट आया। अच्छा जी, इफेक्ट ये आएगा कि आप अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड एडिशनल जो इनकर होंगे 250, सिर्फ ये हमारे रेलेवेंट होंगे। 2.6 मिलियन तो इनकर होंगे अगर आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड करो या ना करो, ठीक है। फर्दर रिफाइनिंग करो या ना करो, क्लियर हो गई बात? तो 2.6 मिलियन तो आपका हो गया इररेलेवेंट। इज दैट क्लियर? लेकिन जो 250 मिलियन के एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड होंगे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे रेलेवेंट, है ना। तो हमने यहाँ से क्या लेस कर देना है? हमने लेस कर देना है इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है जनाब। हमने यहाँ से यहाँ पे माइनस कर दिया। याद रखिएगा हम अब रुपीज एंड थाउजेंड्स में नहीं, अब हम फुल फिगर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 2,50,000 पूरे के पूरे आपने यहाँ से माइनस कर दिए। अच्छा, अब मुझे बताएं, न्यू प्लांट आपने सेटअप करना है, तो मुझे बात बताइए मेरी रेलेवेंट कॉस्ट ये हो जाएगी 20 मिलियन। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट करेगा? अच्छा, आप कह रहे हो नेट 20 मिलियन माइनस 1.4 मिलियन, यानी कि समथिंग लाइक 18.6 मिलियन। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इफेक्ट करता है? क्या मेरी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट करती है? नहीं।
क्या मेरी रेजिडुअल वैल्यू मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट करती है? नहीं, ये दोनों तो एसेट्स का पार्ट बनते हैं, है ना, ये एक्सपेंस थोड़ी होता है। तो एक्सपेंस का एलिमेंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन, है ना। तो जरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, जो कि नहीं होगी अगर हम एक्सपेंशन नहीं करते, तो ये रेलेवेंट हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट। अगेन हम सारी चीजें किसमें कंसिडर कर रहे हैं? हम सारी चीजें कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है पर मंथ, है ना, सारी चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं पर मंथ। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम डेप्रिसिएशन भी पर मंथ लें। ये देखें, हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, पर मंथ का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी याद रखिएगा कि हमने पर मंथ ही लेना है। देखें, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी एडिशनल पर मंथ है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट है 20 ईयर्स, आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल एज दैट, 20 into 12, है ना, इस तरह से कर लें। तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 20 मिलियन माइनस 1.4 मिलियन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 20 इयर्स, 20 into 12 ये होते हैं 240, ठीक है। तो मैं इसको सीधा सीधा 240 मंथ से डिवाइड करूंगी, तो मेरा डेप्रिसिएशन किस में आ जाएगा? पर मंथ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर होगी? तो 77,500 मेरी डेप्रिसिएशन होगी अगर मैं एक्सपेंशन करती हूँ। तो मुझे बात बताइए, मुझे नेट बेनिफिट कितना मिल रहा है? हाँ जी, 1541415 अराउंड, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ठीक है, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करने की वजह से मेरे प्रॉफिट पे ये फर्क पड़ेगा। मेरा जो न्यू प्लांट है, ठीक है, मेरा जो न्यू प्लांट है उसमें मैं एडिशनल कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ? 2657 और 3457। क्लियर होगी बात, है ना। तो मैं उसी को बेसिकली यूज करूंगी। तो मेरे पास नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना आएगा? मेरे पास एक तो सीएम पर यूनिट में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, फिर मेरी फिक्स कॉस्ट एडिशनल इनकर हो रही है, उनको डिडक्ट करने के बाद मेरे पास जो नेट इंक्रीज आएगा वो होगा 1541415। वेरी गुड आसिफ। तो एक तो हमने ये चीज कंसिडर कर ली, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? चलें, ऑडिट की क्लास का भी वक्त हो गया है। अब हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या है कि अगर हम रिफाइनिंग करते हैं सिर्फ एक ही, है ना, अगर हम सिर्फ एक ही रिफाइनिंग करते हैं और बी को एज इट इज अगर हम बेचते हैं, तो एज इट इज बेचने पे तो कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आना ना। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ए को रिफाइन करते हैं सिर्फ, तो उसमें फिर हमारी रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट इनकम क्या आएगी कि मैं बी को बी के उतने यूनिट्स बेच रही हूँ जितने पहले बेच रही थी, है ना, बी की उतनी मैं रेवेन्यू अर्न कर रही हूँ जितना पहले कर रही थी। तो फर्क सिर्फ किस चीज का आएगा? जो मेरे ए की वजह से इंक्रीज इन रेवेन्यू, अब मैंने सिर्फ उसी को कंसिडर करना है। दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? अब जब रिफाइनिंग ऑफ ए की हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इंक्रीज आ रहा है वो सिर्फ ए की वजह से इंक्रीज आ रहा होगा। दैट क्लियर? बी की वजह से हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहे होंगे, लेकिन वो उतना ही होगा जितना पहले था, क्योंकि बी को तो अब हम रिफाइन कर ही नहीं रहे। बी के उतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जितने पहले कर रहे थे, उस पर उतनी सेलिंग प्राइस अर्न कर रहे हैं जितनी पहले कर रहे थे। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी डिसीजन मेकिंग के लिए वो सिर्फ क्या होगी कि ए की वजह से अब हम ए के लिए रिफाइनिंग प्लांट इंस्टॉल करेंगे, है ना। और ये जो 5000 आवर्स अवेलेबल होंगे रिफाइनिंग प्लांट के, ये सारे के सारे किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाए जाएंगे? ए को, है ना। तो अब ए की ऊपर एडिशनल हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना कमाना है, वो जो है अब आप हमारे लिए रेलेवेंट इनकम होगी। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स्ड ओवरहेड और डेप्रिसिएशन ऑफ दिस रिफाइनिंग प्लांट, और आपने नेट फिगर कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन आपने अब सीएम पर यूनिट भी अब नया रिवाइज कैलकुलेट करना है ना, ए का, है ना। अब ए का सीएम पर यूनिट भी इसको ट्राई करें घर पे, इंशाल्लाह फिर कल इसको भी डिस्कस करेंगे और बाकी होम असाइनमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे बिफोर। जी जनाब, क्लास की टाइमिंग हुई 9:30 तक की रखें अभी, ठीक है। एक दफा आप लोगों की क्लासेस जरा खत्म हो जाए फिर हम इंशाल्लाह बढ़ा देंगे। आपका असाइनमेंट है, यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16, नहीं कौन सा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17। तो जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया वो
प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट करें। बाकी एक चीज रह गई है, कंटिन्यू और शट डाउन, वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करके कल हम इंशाल्लाह टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए एटलीस्ट सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 रखें। व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास टाइम मिले तो अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते एक क्लास ऐसी फिक्स कर लेंगे कि इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, क्योंकि ये 40 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको सारे कराऊं। तो ये जो है कुछ तो मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी सारे आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और इनमें जहां जहां प्रॉब्लम्स आती रहेंगी वो फिर हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते एक दफा क्लासेस खत्म हो जाए तो हम क्वेरी डिस्कशन क्लास रख सकते हैं। वो तो आप जब भी कहेंगे तो मैं रखने को तैयार हूँ। ठीक है, चलें जी, अब भागे ऑडिट के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 सिर्फ आपने अटेम्प्ट करना है, और जिन्होंने इसको अटेम्प्ट कर लिया था सही तरीके से, वो फिर जरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से ब्रेक इवन, सीवीपी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का सिवाय कंटिन्यू और शटडाउन की, वो भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, और वो रेलेवेंट कॉस्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज। आपके सारे होम असाइनमेंट्स की कल हम डिस्कशन करके फिर आगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट।